वॉर जोन में टकरा सकते हैं रूस और अमेरिका। रूस के खिलाफ यूएस के हथियार इस्तेमाल करेगा यूक्रेन। खार्किव की रक्षा के लिए बाइडेन ने ये कदम उठाया है। तो रूस और यूक्रेन युद्ध में अब विध्वंसक जंग होने वाली है, क्योंकि जो बाइडेन का एक ऑर्डर युद्ध में भीषण तबाही ला सकता है। जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस में घुसकर हमला करने की अनुमति दे दी है। अब अगर यूक्रेन ने हमले के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया तो रूस अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे और फिर परिणाम कितना भयावह, कितना घातक होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो अमेरिका ने यूक्रेन को क्या छूट दी है, आइए आपको ये बताते हैं। यूक्रेन को रूस के अंदर घुसकर मारने का आदेश दिया गया है। वहीं रूस पर यूएस हथियारों के इस्तेमाल का प्रतिबंध हटा है। खार्किव में रूस को जवाब देने के लिए अनुमति दी गई है। अमेरिका की लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करेगा। एक और ब्रेकिंग न्यूज है, बाइडेन के ऑर्डर के बाद यूक्रेन का जोरदार अटैक। क्रीमिया में यूक्रेन का विध्वंसक हमला और यूक्रेन ने 2 रूसी नौकाओं को तबाह किया है। 2 रूसी बोट को तबाह किया गया है। ये बड़ी खबर मिल रही है। क्रीमिया में यूक्रेन का हुआ है विध्वंसक हमला। और अगली बड़ी खबर है, यूक्रेन की सेना का विनाशक हमला। रूस का T-80BVM टैंक तबाह। खार्किव के पास यूक्रेन का अटैक हुआ है। तो जो बाइडेन के इस ऑर्डर का यूक्रेन युद्ध पर क्या असर होगा, यह भी आप जान लीजिए। यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से हमला करेगा। वॉर जोन में यूक्रेन की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। यूक्रेन अब रूस के अंदर घुसकर अटैक करेगा। रूसी सैन्य अड्डों पर बारूद बरसाना आसान हो जाएगा। अमेरिका रूस में सीधी जंग किसी भी वक्त हो सकती है। नाटो रूस सीधी भिड़ंत होने की आशंका है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पीएम मोदी के 24 विजय के एजेंडे की। ब्रेकिंग न्यूज है, विवेकानंद रॉक पर पीएम मोदी की ध्यान साधना 45 घंटे तक चलेगी। पीएम मोदी की ध्यान साधना कन्याकुमारी में कल तक रहेंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी का कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे का ध्यान शुरू हो चुका है। पीएम 1 जून तक ध्यान मग्न रहेंगे। पीएम मोदी उसी जगह ध्यान कर रहे हैं जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थमते ही पीएम कल शाम कन्याकुमारी पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन किया। तो प्रधानमंत्री जिस जगह पर मौजूद है वहां का पौराणिक महत्व भी है। यहां ऐतिहासिक स्थल है, मंदिर है, जहां पर्यटक भारी तादाद में पहुंचते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में समंदर में स्थित स्मारक है। यह 2 चट्टानों के ऊपर बना हुआ है और 3 ओर से समंदर से घिरा है। यहीं पर दक्षिण भारत के संत तिरुवल्लुवर की स्टैचू भी है। 7000 टन की इस मूर्ति की ऊंचाई 95 फीट है। यह भारत का दक्षिणी छोर है और यहां पर पूर्वी पश्चिमी समुद्री तट मिलते हैं। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की यह संगम स्थली है। और बड़ी खबर है, कन्याकुमारी में पीएम के ध्यान से जुड़ी खास जानकारी। कल शाम 6:45 पर ध्यान पर बैठे पीएम। अगले 35 घंटे मौन रहेंगे पीएम मोदी। ध्यान के दौरान सिर्फ तरल आहार लेंगे पीएम। पीएम के आहार में नारियल पानी और अंगूर का जूस शामिल है। तो देखिए, 72 घंटे का दौरा है और 45 घंटे की मेडिटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कन्याकुमारी से इस वक्त हमारे सहयोगी विपिन चौबे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। विपिन, बहुत खास है प्रधानमंत्री का ये मेडिटेशन, 45 घंटे का ध्यान जिसमें अन्न ग्रहण वो नहीं करेंगे। लगातार आप वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं। इस वक्त बताइए कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए कैसी तैयारी वहां पर है, क्या अपडेट? देखिए, भारी सुरक्षा के बीच मैं इस वक्त तमिलनाडु के कन्याकुमारी के उसी तट के किनारे मौजूद हूं जहां से मुझसे महज 200 मीटर की दूरी पर वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, जहां पर बीती शाम 6:45 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यानरत हैं। कल शाम को जब मां अम्मन देवी के मंदिर में पूजा करने के बाद वो वहां पर पहुंचे, बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे और उसके बाद से लेकर अब तक वो अंदर ध्यानरत हैं
और इस दौरान वो किसी से मिलेंगे नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे, बिल्कुल मौन मुद्रा में रहेंगे और ये बताया गया कि तरल पदार्थों पर ही रहेंगे। कल दोपहर तक उनके यहाँ पर रहने का कार्यक्रम है और पीएम बहुत बड़ा संदेश भी देना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं भारत विविधताओं का देश है और भारत इतना बड़ा है, दक्षिण से लेकर पूरब तक, उत्तर से लेकर पश्चिम तक, और भारत को, इसी भारत की कल्पना प्रधानमंत्री भी करते हैं, विवेकानंद भी करते थे कि भारत इतना बड़ा राष्ट्र है और भारत एक है। इसीलिए वो जब लोकसभा का प्रतिनिधित्व करना होता है तो वो काशी जाते हैं और मौन धारण करना होता है अगर, तो विवेकानंद की शरण में आते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि तमिलनाडु से उनका प्रेम बहुत पुराना है। वो काशी में तमिल संगमम भी कराते हैं, यहाँ के लोगों को जाकर वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, वहाँ के मंदिरों का भ्रमण भी कराते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं हमारा भारत एक है। बेशक हमारी संस्कृति अलग है, सभ्यताएं अलग है, बोली भाषा, रहन सहन, खान पान अलग है, लेकिन ये देश एक है। और उस जगह पर जहां पर आज से लगभग 125 साल पहले 1892 में विवेकानंद यहां पर आए थे, यहीं से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और यहीं से निकलकर जब वो अमेरिका की धरती शिकागो में गए थे और विश्व धर्म सभा में सम्मेलन उन्होंने हिस्सा लिया था, तब पूरी दुनिया ने विवेकानंद और भारत का लोहा माना था और उन्होंने बताया था कि कैसे दुनिया के निर्माण में भारत अग्रणी भूमिका निभा सकता है और वो भाषण आज भी याद किया जाता है। इसीलिए चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद अपने चिरपरिचित अंदाज में देश के प्रधानमंत्री यहां पर आ गए। हालांकि इस पर राजनीति भी हो रही है, लोग ये कह रहे हैं बिल्कुल, तो बेहद ही खास महत्व इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल का, क्योंकि खुद स्वामी विवेकानंद ने भी 3 दिन तक यहां पर तप साधना की थी और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहां पर साधना में बैठे हुए। आप बने रहिए हमारे साथ विपिन। इस बीच आपको बता दें कि कन्याकुमारी में मौजूद इस विवेकानंद शिला से एक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। मान्यताओं के मुताबिक देवी पार्वती ने यहां पर एक पैर पर खड़े रहकर भगवान शिव के लिए उपासना की थी। देवी पार्वती ने यहीं पर भगवान शिव की प्रतीक्षा भी की थी। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बात 2024 के विजय प्लान की चल रही है तो ये भी जान लीजिए कि किस नेता ने जीत हासिल करने के लिए कितनी ताकत झोंकी है। सबसे ज्यादा पीएम मोदी ने 206 रैली और रोड शो किए हैं, वहीं 80 इंटरव्यू दिए हैं, साक्षात्कार दिए हैं। अमित शाह ने 188 रैली की और रोड शो भी किए हैं। 1,10,000 किलोमीटर का सफर तय किया है। बिल्कुल, और देखिए राजनाथ सिंह की बात की जाए तो कुल 101 कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें 94 रैली है, 7 रोड शो है। और योगी आदित्यनाथ ने 198 रैली रोड शो किए। राहुल गांधी की बात करें तो 108 रैली राहुल गांधी ने की है और रोड शो किए। प्रियंका गांधी की बात करें तो 108 और 6 रोड शो किए हैं प्रियंका गांधी ने। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, 100 रैली की है, 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 50 से ज्यादा इंटरव्यू दिए हैं। और साथ ही अखिलेश यादव ने 85 रैली और रोड शो किया है। मायावती ने 35 रैलियां की और अरविंद केजरीवाल ने 67 रैलियां की और 30 साक्षात्कार किए हैं। पंकज झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हमारे रोविंग एडिटर। और पंकज जी, देखिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के तमाम जो नेता है उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी ताकत झोंक दी है और इस ताकत का जो परिणाम है, मेहनत का परिणाम 7 तारीख को निकलकर सामने आएगा। माफ कीजिएगा, 4 तारीख को निकलकर सामने आएगा। ये देखिए, एक तो सबसे लंबा ये दौर रहा चुनाव प्रचार का। चुनाव का 7 चरणों में देश में चुनाव हुए, इसमें से कई राज्य जिसमें सभी 7 चरणों में चुनाव हुए। तो जितने भी स्टार कैंपेनर हैं, खासतौर से आप इनका जिक्र कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उन्होंने एक दिन में 4-4 रैलियां की, शाम में रोड शो किया। इसी तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का फोकस हालांकि करीब 15 दिनों तक रायबरेली और अमेठी में रहा। अगर हम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने भी करीब 198 रैलियां और रोड शो की, 14 राज्यों में वो भी गए। अगर इस लिहाज से देखें तो लंबा चुनाव प्रचार था और सबने पूरी ताकत झोंकी। और मौसम में देखिए इतनी गर्मी होने के बावजूद भी, क्योंकि दोनों तरफ से ये दावा किया जा रहा है, एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है 400 पार का, इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है सरकार बनाने का, और उसी हिसाब से इन पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंकी इस दौरान। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए पंकज जी। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बेंगलुरु एयरपोर्ट से प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया है। बेंगलुरु एसआईटी ने एयरपोर्ट पर लैंड करते ही पकड़ा है। जर्मनी से लौटा है यौन शोषण का आरोपी रेवन्ना। रेवन्ना पर यौन शोषण की 3 अलग-अलग एफआईआर है। तो जेडीएस के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता पर कई संगीन आरोप लगे हैं। प्रज्वल के खिलाफ यौन शोषण की 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है।
जिसमें पीड़ितों ने हैरान करने वाले आरोप लगाए हैं। कैसे नौकरी दिलाने के लिए सेक्सुअल फेवर लिया गया, कैसे सैकड़ों महिलाओं के साथ घिनौना खेल खेला गया, और अब इन सभी सवालों के जवाब एसआईटी पूछताछ में रेवन्ना को देने होंगे। और देखिए, जिस वक्त गिरफ्तार किया गया प्रज्वल रेवन्ना को, उस वक्त की आप देखिए तस्वीरें आपके सामने। जैसे ही बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं जेडीएस के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना, एसआईटी की टीम उन्हें गिरफ्तार करती है। 35 दिन के बाद जर्मनी से वापसी होने के बाद गिरफ्तारी हुई है। सेक्स स्कैंडल में रेवन्ना कैसे फंसे, अब आपको ये बताते हैं। देखिए, उन पर जो आरोप है वो सब आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले, घर में काम करने वाली महिला ने यौन उत्पीड़न की रेवन्ना के खिलाफ शिकायत की। उसके बाद 26 अप्रैल को बेंगलुरु में सार्वजनिक जगहों पर कई पेन ड्राइव भी मिली हैं और दावा यह किया गया कि पेन ड्राइव में 3000 से 5000 वीडियोज हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही दावा यह भी है कि पेनड्राइव में 3 से 5 हजार की संख्या में वीडियो, जैसा आपको बताया गया। पेनड्राइव में कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न के वीडियो का दावा किया गया है। यौन उत्पीड़न का मामला बढ़ने पर राज्य सरकार ने एसआईटी बनाई। रेप, छेड़खानी, ब्लैकमेलिंग और धमकी के आरोप में 3 एफआईआर दर्ज हैं। और एसआईटी जांच में दावा है कि 50 से ज्यादा महिलाओं का यौन उत्पीड़न रेवन्ना ने किया है। 22 साल से 61 साल की महिलाओं के यौन उत्पीड़न का रेवन्ना पर आरोप लगा हुआ है और आरोप है कि 50 में से 12 महिलाओं के साथ रेप भी किया गया और बाकी महिलाओं को अलग अलग लालच देकर सेक्सुअल फेवर लिया गया। सब इंस्पेक्टर, तहसीलदार जैसी नौकरी देकर सेक्सुअल फेवर का आरोप रेवन्ना पर लगा है। रेवन्ना पर आरोप लगा है और कल रेवन्ना को बेंगलुरु एयरपोर्ट से एसआईटी ने पकड़ लिया है। देखिए, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ बेंगलुरु से हमारे संवाददाता वजीउल्लाह हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। वजीउल्लाह, अब आगे क्या कार्रवाई होगी रेवन्ना के ऊपर, क्योंकि कई गंभीर आरोप लगे हैं और 33 दिनों बाद जर्मनी से भारत लौटा है, क्योंकि आरोप लगते ही जर्मनी भाग गया था वो। पहले हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि हम कहाँ हैं। बेसिकली ये है वो सीआईडी ऑफिस, एसआईटी ऑफिस, जो सीआईडी ऑफिस जिसे एसआईटी ऑफिस में कन्वर्ट किया गया है और इसी के अंदर अभी फिलहाल प्रज्वल रेवन्ना को रखा गया है और यहाँ से प्रज्वल रेवन्ना को अब कोर्ट लेके जाया जाएगा। वहाँ उससे पहले मेडिकल किया जाएगा, कोर्ट लेके जाया जाएगा और फिर उसके बाद उनकी कस्टडी के लिए मांग की जाएगी। जब उनको कस्टडी मिल जाएगी तब असली खेल शुरू होगा प्रज्वल रेवन्ना के इन्वेस्टिगेशन का। वहाँ उनसे पूछा जाएगा वो बेंगलोर से कब निकले, कैसे निकले और उनको कौन कौन मदद किया गया था। उनके फ़ोन्स को जब्त किया जाएगा, उसको एफएसएल के लिए भेजा जाएगा और उसमें उनको पता चलेगा कि उनके डिजिटल मूवमेंट्स क्या थे और ये सब जानकारी के बाद फिर उनकी पूछताछ की जाएगी, उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा और स्टेटमेंट लेने के बाद जो अक्यूज्ड जो विक्टिम्स है, विक्टिम्स के साथ उनको फेस किया जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया चलेगी अब कुछ दिनों तक, जब तक प्रज्वल रेवन्ना अंदर है, क्योंकि उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल के लिए भी फाइल किया था। तो उसका मामला भी आज कोर्ट पे आएगा कुछ देर में 11 बजे के बाद मोस्ट प्रोबेबली, बट एज ऑफ नाउ यही होगा प्रज्वल रेवन्ना। बिल्कुल वजीउल्लाह, तो आप कस्टडी में लेकर आगे की इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ की पूरी कोशिश रहेगी। जो आरोप लगे हैं और जो 3000 से 5000 की संख्या में क्लिप्स आए हैं, इन सब की क्या सच्चाई है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर इंटरनेशनल दहशत को रोकने वाले एजेंडे की करते हैं। बड़ी खबर, अमेरिका में गैंगस्टर साहिल को गिरफ्तार किया गया। कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का करीबी है साहिल पर एनआईए ने घोषित कर रखा इनाम। इंटरपोल ने जारी किया था रेड कॉर्नर नोटिस। जल्द भारत लाया जा सकता है साहिल। अब आपको बताते हैं कि साहिल की पूरी क्राइम कुंडली क्या है। हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के साथ यूएस में ये मौजूद था। ये जानकारी मिल रही है गैंगस्टर साहिल के बारे में और कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका से अपने गैंग को ये चला रहा था। साथ ही जानकारी यह है कि पासपोर्ट के लिए फर्जी पता भी इसने दिया था। पासपोर्ट के लिए गलत पहचान पत्र भी इसकी तरफ से दिया गया था। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके विदेश भाग गया था साहिल। जी हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हत्या की कोशिश के भी चार्जेस हैं इसके ऊपर। जबरन वसूली, आपराधिक साजिश के केस भी दर्ज हैं। इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस भी इसके लिए जारी हुआ था। इसके अलावा एनआईए ने साहिल पर इनाम भी घोषित किया गया था और आखिरकार अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाए इस गिरफ्तारी को?
जी बिल्कुल, देखिए हिमांशु भाऊ की तरफ से लगातार जो कि यूएसए में बैठकर लगातार हिंदुस्तान के अंदर अपने गुर्गों के जरिए न सिर्फ हरियाणा, राजस्थान और अब दिल्ली को भी लगातार टारगेट कर रहा था। हाल ही में पश्चिमी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कार विक्रेता को कारोबारी को धमकी दी गई, उसके पर फायरिंग की गई, 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई, बाद में उसके स्लिप वहां पर डाली गई, इसमें लिखा होता है हिमांशु भाऊ की तरफ से फिरौती मांगी जा रही है। तो इस तरीके की धमकियां लगातार दिल्ली के कारोबारियों को मिल रही थी। तो एक नया सरदर्द हिमांशु भाऊ दिल्ली पुलिस के लिए जहाँ से बन चुका था, तो ऐसे में उसके गुर्गे की यूएसए में डिटेन किया, बड़ी कामयाबी। ठीक है, और अब गैंगस्टर साहिल के खिलाफ आगे की कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, नजर बनाए रखिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, बात एलओसी पर। पाकिस्तान के साजिश की आग की जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से एक बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज है, पुंछ के मानकोट सेक्टर में आग की खबर। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगी आग, जंगल में लगी आग से बारूदी सुरंग फट गई। और आइए फटाफट आपको इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं, सीधा बिग वॉल का रुख करते हैं। दरअसल जानकारी ये सामने आ रही कि मानकोट सेक्टर के जंगलों में भीषण आग लगी। जंगल में बनी जो बारूदी सुरंगें इसके बाद फट गई। सुरंगों में धमाकों के बाद आग फैल गई और पाकिस्तान की तरफ से आग लगाई गई है, ये वहां के स्थानीय लोगों का कहना है। जंगलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आग लगाई गई है। सेना वन विभाग की टीम अलर्ट पर है। पुंछ के मेंढर इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पूरे विश्व में भारतीय नारी शक्ति सामर्थ्य का परचम लहराने वाला एजेंडा आपके सामने। भारत की बेटी राधिका सेन को यूएन ने किया है सम्मानित। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से नवाजा गया है उनको। कांगो में 30 सैनिकों की टीम को लीड किया था। और आइए यूएन में भारत का परचम लहराने वाली मेजर राधिका सेन के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल की रहने वाली हैं और बायोटेक से इंजीनियरिंग इन्होंने की है। आईआईटी बॉम्बे से मास्टर की डिग्री इन्होंने हासिल की है। 8 साल पहले सेना में शामिल हुई। 2023 में INDRDB के साथ जुड़ी हैं। प्लाटून कमांडर के रूप में कांगो में नियुक्त किए गए।